इसके अलावा और कोई काम नहीं हो रहा, हम सब ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो जब आपको पता है पास्ट में सिर्फ सिंगल एक्शन हुआ है तो सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि मेरे साथ हैव कंप्लीटेड नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है कंप्लीट। फर्स्ट फॉर्म होती है कंप्लीट, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, तीन फॉर्म होती है। एक तो होती है कंप्लीट, एक होती है कंप्लीटेड, और थर्ड होती है कंप्लीटेड। ये तीन फॉर्म होती है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। कमाल की बात यह है सेकंड और थर्ड दोनों सेम होती हैं, कंप्लीटेड कंप्लीटेड। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल की क्लास में आप शायद नहीं थे तो मैं आपको बता दूं, कंप्लीटेड और कंप्लीटेड जब दोनों सेम तरीके से लिखी गई फॉर्म है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है और कहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि इस कंप्लीटेड के आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगी है, जैसे इज़ है, आर है, या एम है, हैज़ है, हैव है, तो ये थर्ड फॉर्म होती है। और यदि इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो ये थर्ड सेकंड फॉर्म होती है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, यदि किसी भी फॉर्म को थर्ड फॉर्म होना है तो ये ज़रूरी है कि उसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगी हो। हेल्पिंग वर्ब लगी होगी तभी उसके बाद थर्ड फॉर्म आ सकती है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है तो वो हमेशा सेकंड फॉर्म होती है। जैसे अब हमें यहाँ से हैव कंप्लीटेड हटाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सिर्फ कंप्लीटेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सिर्फ कंप्लीटेड होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सिर्फ कंप्लीटेड। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई। अब सेंटेंस है ऑल ऑफ अस कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट इन द मॉर्निंग यस्टरडे। सिर्फ कंप्लीटेड आया, और जब सिर्फ कंप्लीटेड आएगा तो उसका मतलब ही क्या है? सेकंड फॉर्म। अब देखिए कंप्लीटेड यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये हैव के बाद, लेकिन ये सेम कंप्लीटेड है जो मैंने सेकंड फॉर्म में लिखा है, लेकिन क्योंकि इसके आगे हैव लगा हुआ है तो ये थर्ड फॉर्म है, और हैव नहीं लगा हुआ तो ये सेकंड फॉर्म है। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो यदि मैं इस सेंटेंस में से सिर्फ हैव हटा दूँ तो भी ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। गॉट माई पॉइंट? पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है अगर पास्ट इंडेफिनिट है। यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म यूज होती है, और यदि पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, पास्ट परफेक्ट है, तो वहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्या यूज होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द बॉय डिड नॉट लर्न एनी लेसन सिंस ही रिटर्न फ्रॉम आगरा। लड़के ने कोई भी लेसन याद नहीं किया है जब से वो आगरा से आया है। अब आप मुझे पता नहीं उस दिन क्लास में थे या नहीं थे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। सिंस की दो कैटेगरी होती हैं। सिंस एक तो होता है प्रीपोजिशन और एक होता है कंजंक्शन।
जब ये प्रीपोजिशन होता है माय डियर, तो प्रीपोजिशन में कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं टाइम से पहले आता है। जैसे आप अब तक ये पढ़ते आए हो, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस 2 PM। और जब ये प्रीपोजिशन होता है तो सिंस का जो मीनिंग होता है वो होता है से। सिंस एक कंजंक्शन भी होता है। कंजंक्शन का जब भी ये कंजंक्शन की मीनिंग देता है तो इसका हिंदी में मीनिंग आता है जब से। सिर्फ से नहीं आता, मीनिंग आता है जब से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ये कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन का काम है दो क्लोजेस को जोड़ना। कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो क्लोजेस को जोड़ना। दो क्लोजेस को तब जोड़ेगा जब एक सेंटेंस सिंस के पहले हो और एक सेंटेंस सिंस के बाद हो या सिंस के साथ हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन है, या तो सिंस के साथ हो या सिंस के बाद हो। अब जब ये कंजंक्शन का काम करता है तो सिंस की ग्रामर आती है कि सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ध्यान रखेंगे, जब सिंस कंजंक्शन का काम करेगा तो सिंस का जो बीच वाला सिंस बीच में आएगा तो सिंस के एक क्लोज तो बाद में होगी, एक क्लोज उसके पहले होगी। तो जो सिंस के बाद होगी क्लोज वो बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में। वो किस में बनेगी? पास्ट इंडेफिनिट में। और सिंस के पहले दो ही टेंस आ सकते हैं। पहला टेंस तो क्या आ सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और दूसरा आ सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस ये दो टेंस आ सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मेरी बात दोबारा से सुनिए, एक सिंस जो प्रीपोजिशन है जहां पर इसका मीनिंग से होता है वो तो आपको पता है कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 PM, ये आपको पता है। और ये दोनों ही केसेस में किसका काम करता है? टाइम एक्सप्रेशन का काम करता है, ये आपको पता है। एक सिंस कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होता है, और जब ये कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है माय डियर तो इसका हिंदी में मीनिंग आता है जब से। और जब इसका मीनिंग जब से आता है तो ये कहीं ना कहीं अपने साथ एक ग्रामर लेके आता है, और ग्रामर कहती है कि सिंस जब दो क्लोजेस के बीच में है तो एक क्लोज इसके बाद होगी और एक क्लोज इसके पहले होगी। तो जो सिंस के बाद है क्लोज वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगी, और सिंस के पहले जो है क्लोज वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगी या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगी। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगी या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे अभी बता देते हैं, नीचे वाला सेंटेंस देखिए। अब इसमें सिंस जो है वो दो क्लोजेस के बीच में आ रहा है। दो क्लोज कौन सी हैं आप देखिए। एक तो लड़के ने कोई भी लेसन याद नहीं किया है, दूसरा वो आगरा से वापस आया है। तो दो क्लोज हैं। जब से वो आगरा से, अब आप इसकी हिंदी बना के देखिए। जब आप इसकी हिंदी बनाएंगे तो आप पाएंगे लड़के ने कोई भी लेसन याद नहीं किया है, से लिखूं या जब से लिखूं? से लिखूं या जब से लिखूं? लड़के ने कोई भी लेसन याद नहीं किया है, से वो आगरा से वापस आया है या जब से वो आगरा से वापस आया है? तो आप पाएंगे कि यहाँ पर से की सेंस आ ही नहीं रही, यहाँ पर सेंस आ रही है जब से की। क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं लड़के ने कोई भी लेसन याद नहीं किया है जब से वो आगरा से वापस आया है। तो जब से की सेंस में अब आपको ये चेक करना है कि जब सिंस कंजंक्शन है तो क्या ये वाला जो रूल है क्या ये फॉलो हो रहा है। आपने देखा, चलिए चेक कर लेते हैं। जब आपने देखा तो आपने चेक किया माय डियर, आपने चेक किया सिंस के बाद एक क्लोज है। तो अब देखिए रिटर्न रह गया। रिटर्न की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है रिटर्न होती है, सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड होती है, और थर्ड फॉर्म भी रिटर्न्ड होती है। अब निशत आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो रिटर्न लिखा हुआ है ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। आप मुझे बताइए, इट इज सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म? शौकीन आप बताइए, ये अब सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? शौकीन थर्ड फॉर्म है, निशत फातिमा सेकंड फॉर्म है।
भाई मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, शौकीन कल की क्लास में भी बताया मैंने आपको, बताया था कि ये थर्ड फॉर्म तब होती है जब इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हो। निशत फातिमा खान सेकंड, बिल्कुल अभी आपने बताया, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। जब तक इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई ये हमेशा सेकंड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म बनने के लिए ज़रूरी है कि उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हो, कोई भी, तो इट इज़ सेकंड फॉर्म। और आप जानते हैं सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में आती है, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। यस और नो? सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती है, दैट इज सेकंड टेंस, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। इज दैट क्लियर? हाँ, अब मुझे बताइए सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आती है, इसके अलावा किसी टेंस में नहीं आती है। इज इट क्लियर? निशत, शौकीन, तारिम जी, चलिए। तो इसका मतलब ये जो रिटर्न है ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, और मुझे पता है सिंस के बाद वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि बाद वाली जो क्लोज है ये तो ओके है। अब चेक करते हैं सिंस के पहले वाली क्लोज, क्योंकि हमें दोनों तरफ ग्रामर चेक करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो आपने देखा सिंस के पहले डिड नॉट लर्न लिखा हुआ है, डिड नॉट लर्न, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में आती है माय डियर? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन हमारी ग्रामर ये कह रही है कि सिंस के पहले तो दो ही टेंस आ सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके अलावा और कोई टेंस नहीं आ सकता। तो जब यही दो टेंस आ सकते हैं तो मुझे या तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, अब आपको डिसाइड करना है प्रेजेंट परफेक्ट बनना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए अगर सिंस से पहले कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, क्या हो? कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और यदि कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। वो किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोनों तीनों ध्यान से सुनिए, दारिम, निशत, मोहम्मद, शौकीन। मैं ये कह रहा हूँ यदि सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में है, जैसे ये डिड नॉट लर्न कॉन्टिन्यूस में नहीं है, अगर यहाँ पर लर्निंग होता, आईएनजी फॉर्म के साथ कोई वर्ब होती, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस टेंस में होती, तो मैं बना देता इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, तो अब मुझे सेंटेंस बनाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अब मुझे सेंटेंस किस में बनाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ डिड नॉट लर्न नहीं आएगा, मेरे साथ आएगा हैज़ नॉट लर्नड। लर्न की सेकंड फॉर्म क्या है? लर्नड। हैज़ नॉट लर्नड, हैज़ इसलिए आया क्योंकि बॉय कैसा है? सिंगुलर है। अगर बॉयज होता तो हैव हो जाता, तो डिड नॉट लर्न की जगह हो जाएगा हैज़ नॉट लर्नड। तो द बॉय हैज़ नॉट लर्नड एनी लेसन्स सिंस ही रिटर्न फ्रॉम आगरा। द बॉय हैज़ नॉट लर्नड एनी लेसन सिंस ही रिटर्न फ्रॉम आगरा। क्या आपको बात समझ आई है? देखिए एक क्लोज को बताने के लिए मैंने आपको शुरू से सारी चीज़ें दोबारा से एक्सप्लेन की हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ एक बार में जो पढ़ता है उसे सब कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए हर क्वेश्चंस के साथ जो रूल मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, वो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, so that you do not have any kind of doubt in your mind and you may be in puzzling while solving the questions. If you have solved all these questions while sitting at home and thinking and checking your notes, so you have definitely been cleared all those questions, and I have saved my time and your as well. तो अगर आपने घर बैठ के थोड़ी सी मेहनत की होती तो आपका भी बहुत समय बचता और मेरा भी बहुत समय बचता। बट एज आई सेड कि बहुत मुश्किल होता है लोगों को पहली बार ग्रामर में इस तरीके से समझ में आना। बिल्कुल मैथमेटिकल होता है फॉर्मूला, अगर ये वैल्यू आई है तो उसकी यही वैल्यू निकलेगी और कोई वैल्यू नहीं निकल सकती। मैं चाह के भी इसमें कोई और चेंज नहीं कर सकता कि मेरा मन कर रहा है कि हैज़ नॉट की जगह हैव लगा दूं, लेकिन मैं नहीं लगा सकता क्योंकि बॉय सिंगुलर है। मैं डिड नॉट का मैं डिड नॉट का विल नॉट नहीं कर सकता क्योंकि मैं बाउंड हूँ सिंस की वजह से। तो एवरीथिंग इज बाउंड एज पर ग्रामर रूल्स। तो इज इट क्लियर? क्या ये आपको समझ में आया है सेंटेंस? आपको कोई डाउट तो नहीं है?
रिप्लाई करते रहिए, तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ यस यू आर गेटिंग माई वॉइस एंड यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? शौकीन, नुसरत, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं। ओके थैंक यू, कोई डाउट नहीं है, निश्चित का रिप्लाई आया, क्लियर है। ओके नेक्स्ट देखते हैं 12 सेंटेंस है। शी डिड नॉट गिव एनीथिंग टू हर ब्रदर टिल नाउ। बिल्कुल क्लियर सेंटेंस है। आप लोगों को बताइए क्या करना है। आप लोगों में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि इसमें क्या होएगा सर, क्योंकि ये बिल्कुल आसान सवाल है। एनी वन ऑफ यू? कोई बताना चाहेगा क्या करना है इसमें, तो मैं बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप में किसी ने सॉल्व किया है तो। चलिए किसी को समझ नहीं आया तो मैंने आपको कुछ एडवर्ब लिखवाई थी। एवर, जस्ट, जस्ट नाउ, लेट, लेटली, ऐसे ही येट, टिल, टिल नाउ, सो फार, टू दिस मोमेंट। ठीक है, तो आपको मैंने बुलाया था जब ये एडवर्ब्स आती हैं तो सेंटेंस चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। किसी भी सेंटेंस में अगर ऊपर दी गई एडवर्ब्स आएंगी तो सेंटेंस चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप देखेंगे इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब क्या होता है? अभी तक। टिल नाउ का मतलब क्या होता है? अभी तक। और ये एक ऐसी एडवर्ब है जो कहीं ना कहीं सेंटेंस को किस में ले जाती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप देखेंगे टिल नाउ है, टिल नाउ का मतलब क्या होता है? अभी तक। टिल नाउ का मतलब क्या होता है? अभी तक। और जिस भी सेंटेंस में ये आ जाती है माय डियर, जिस भी सेंटेंस में ये आ जाती है तो ये कहते हैं जिस सेंटेंस में ये आएगी वो सेंटेंस चेंज हो जाता है माय डियर प्रेजेंट परफेक्ट में। वो सेंटेंस चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब टिल नाउ की वजह से ये सेंटेंस, ये जो यहाँ पर टिल नाउ की वजह से ये जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है, किस में बना हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट में। और हमें पता चला, अभी हमें पता चला कि भाई यदि किसी सेंटेंस में टिल नाउ आ जाए तो वो सेंटेंस चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे वाले सेंटेंस में हैज़, हैव, हैज़ आएगा या हैव आएगा प्लस वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो डिड नॉट गिव यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। डिड नॉट गिव यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है क्योंकि सी है तो हैज़ लेना पड़ेगा। हैज़ का हैज़ आएगा, नोट का नोट आएगा और गिव की थर्ड फॉर्म आएगी गिवन। तो सी हैज़ नॉट गिवन एनीथिंग टू हर ब्रदर टिल नाउ। उसने अभी तक कुछ भी अपने भाई को नहीं दिया है। और कोई काम अभी तक नहीं हुआ है तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। कोई काम अभी अभी हुआ है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो ये दो काम है माय डियर। जब इन दोनों कामों के लिए हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो एडवर्ब्स को याद कर लीजिए, ये जो एडवर्ब्स लिखी हुई हैं, या तो इन एडवर्ब्स को याद कर लीजिए। जिस भी सेंटेंस में ये एडवर्ब आएंगी वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। या आप कहीं ना कहीं सेंस से निकाल लीजिए, कोई काम अभी अभी हुआ तो भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, कोई काम अभी तक नहीं हुआ तो भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने के लिए डिड नॉट गिव नहीं आएगा, हैज़ नॉट गिवन आएगा माय डियर। तो हैज़ नॉट आपने यहाँ पे कर दिया डिड नॉट गिव का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर वॉज टीचिंग अ लेसन फॉर एन आवर बट नो स्टूडेंट वॉज लिसनिंग टू हिम। टीचर 1 घंटे से पढ़ा रहा था लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स उसकी बात सुन नहीं रहा था। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आप लोगों पे लागू हो रहा है।
मैं कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई भी टीचर मेरी बात, कोई भी स्टूडेंट मेरी बात सुन नहीं रहा। ठीक है, अब आप देखेंगे द टीचर वाज टीचिंग अ लेसन फॉर एन आवर। अब आप मुझे बताइए, यदि टाइम सिंस या फॉर के बाद दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? टाइम एक्सप्रेशन। तो फॉर एन आवर यानी कि 1 घंटे से टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट सुन नहीं रहा, उसकी कोई भी स्टूडेंट सुन नहीं रहा। बिल्कुल टाइम एक्सप्रेशन है निशद, बिल्कुल टाइम एक्सप्रेशन है। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज टीचिंग। क्या लिखा हुआ है? वॉज टीचिंग। वॉज टीचिंग का मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूस। वॉज टीचिंग का मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूस। और आपको पता है किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तो सेंटेंस चेंज हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। किसमें चेंज हो जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस था तो परफेक्ट भी किसका बनेगा? पास्ट का। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जब ये चेंज होगा माय डियर, तो ये कहते हैं वॉज टीचिंग पूरा रॉन्ग है। इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म टीचिंग। तो हैड बीन टीचिंग, वॉज टीचिंग की जगह पे क्या होना चाहिए? हैड बीन टीचिंग। तो द टीचर हैड बीन टीचिंग अ लेसन फॉर एन आवर बट नो स्टूडेंट वॉज लिसनिंग टू हिम। मोहम्मद शौकीन, वेल डन, आपने बहुत अच्छा बताया हैड बीन। अगर आप हैड बीन भी बता रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप टीचिंग को भी बता रहे हैं, क्योंकि टीचिंग की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर भी लिखी हुई है। मैंने सिर्फ और ज़्यादा क्लियर करने की वजह से ही आपको ऊपर भी टीचिंग लिख के दिखाया। टीचिंग को अगर नहीं भी हटाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वॉज की जगह पे आप हैड बीन करेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही कॉन्टिन्यूस टेंस रहेंगे। दोनों ही कॉन्टिन्यूस टेंस रहेंगे तो आईएनजी फॉर्म तो रहनी ही रहनी है। बिल्कुल शौकीन, कॉन्टिन्यूस तो है, बिल्कुल। आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेसन पे है, दिस कार इज़ बिलोंगिंग टू मी सिंस 2009। देखिए इतना छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके लिए, मैं बता देता हूँ। दिस कार इज़ बिलोंगिंग टू मी सिंस 2009। अब इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा इज़ बिलोंगिंग दे रखा है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इज़ आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म है। और सिंस के साथ क्या है? 2009। ये क्या है? टाइम एक्सप्रेशन। और अभी आपने सेंटेंस पढ़ा, किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनने के साथ साथ क्योंकि ये प्रेजेंट है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी किसका बनेगा? प्रेजेंट का। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहता है कि मेरे साथ इज़ नहीं आना चाहिए, मेरे साथ आना चाहिए हैज़ बीन। मेरे साथ आना चाहिए हैज़ बीन। निशत फातिमा खान, पास्ट नहीं, पास्ट नहीं है, मोहम्मद शौकीन कह रहे हैज़ बीन, SE, पास्ट से। पास्ट नहीं है, पास्ट तो तब होता है जब पास्ट की कोई बात लिखी हो। हाँ, टाइम पास्ट से चल रहा है, ये बात आपकी मैं मान सकता हूँ कि ये कार मुझसे 2009 से बिलोंग कर रही है, पास्ट से चल रही है, बात सही है, लेकिन पास्ट में काम नहीं हुआ। अब ज़्यादातर लोग इसको हैज़ बीन करके क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे और घर आके खुश होंगे, वाह मेरा सेंटेंस कितना अच्छा हो गया। ठीक है, क्या किया हमने आप समझिए। हमने कहा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम एक्सप्रेशन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से ये इसकी जगह पे क्या आ जाना चाहिए? हैज़ बीन आ जाना चाहिए। दैट्स अ गुड थिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा जी। निशत फातिमा खान जी, मोहम्मद शौकीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। हाँ तो बना दिया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन लगा दिया। लेकिन माय डियर, मैंने आपको एक बात बताई थी, आप पता नहीं उस बात को ध्यान रख पा रहे हैं या नहीं, मैं अभी आपको दोबारा से बता देता हूँ। इस तरीके से सेंटेंस 90% लोग करके आएंगे जिन्होंने बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है। जो बेसिक पढ़ के आएंगे वो इसको हैज़ बीन लगा के आ जाएंगे और वो खूब खुश होंगे कि उनका सेंटेंस सही है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो माय डियर, इसमें एक वर्ब दे रखी है बिलोंगिंग। क्या दे रखी है? बिलोंगिंग। और बिलोंगिंग की खासियत ये है कि ये नॉन एक्शन वर्ब है। बिलोंगिंग की खासियत क्या है? ये नॉन एक्शन वर्ब है। मैंने लास्ट वाली क्लास में, कल से पहले जो क्लास ली है, उससे पहले मैंने आपको एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब के बीच का अंतर समझाया था कि जो एक्शन वर्ब होती है वो किसी भी टेंस में बन सकती है, एनी टेंस, और जो नॉन एक्शन वर्ब होती है वो कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं बन सकती। जिसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, बी, बिकम, बिलोंग, ठीक है, ओन, अंडरस्टैंड, लुक, seem, appear, please,
हैप्पी, स्टैंड, फेस, ये सारी वर्ब मैंने लिखवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था ये सभी नॉन एक्शन वर्ब है और नॉन एक्शन वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती। तो ये जो बिलोंगिंग है ना, ये नॉन एक्शन वर्ब है और नॉन एक्शन वर्ब होने के कारण सबसे पहली गलती तो इसी में ही है कि ये कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं हो सकती। तो इस भी डिलीट होगा और बिलोंगिंग में से आईएनजी भी हटेगा, तो दिस कार बिलोंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलोंग। अब क्योंकि कार सिंगुलर है तो एस भी लगेगा, दिस कार बिलोंग्स, दिस कार बिलोंग्स टू मी सिंस 2009। तो आपने कहा सर सही है, बिलोंग्स कर दो, बिलोंग्स ठीक हो जाएगा। लेकिन माय डियर बिलोंग्स जैसे ही मैंने करा तो ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूस में हो नहीं सकता तो पहले तो इसे ठीक करा, कॉन्टिन्यूस से इसको किस में ले गया? इंडेफिनिट में ले गया, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस में नहीं हो सकता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले गया, बिलोंग्स हो गया। लेकिन यहाँ पर ये टाइम एक्सप्रेशन तो बैठा है अभी भी, ये तो हटा नहीं आईएनजी हटाने से। तो अब सेंटेंस देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और टाइम एक्सप्रेशन मिलकर बना देंगे इसको प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बना देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि किसी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आता है तो वो सेंटेंस परफेक्ट में बन जाता है। क्योंकि ये प्रेजेंट है तो इसीलिए किस में बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में बनने पर ये कहता है कि बिलोंग्स नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कहता है मेरे साथ तो हैज़ और हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दिस कार हैज़ बिलोंग्ड, दिस कार हैज़ बिलोंग्ड टू मी सिंस 2009। दिस कार हैज़ बिलोंग्ड टू मी सिंस 2009। दिस कार हैज़ बिलोंग्ड टू मी सिंस 2009। अब बताइए क्या आपको ये समझ में आया है या नहीं कि मैंने दोनों चीज़ों से जो चेंजेस किया है, जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है वो तो इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि हमारे पास जो वर्ब है वो नॉन एक्शन वर्ब है। सेकंड, जब नॉन एक्शन वर्ब से हमने उसे चेंज कर दिया तब हमने उसको देखा कि यार इसमें तो टाइम एक्सप्रेशन भी है। तो टाइम एक्सप्रेशन की वजह से और इंडेफिनिट में होने की वजह से सेंटेंस बना प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ बिलोंग्स नहीं आएगा, मेरे साथ आएगा हैज़ बिलोंग्ड। तो दिस कार हैज़ बिलोंग्ड टू मी सिंस 2009। वॉइस प्रॉब्लम थी, रिपीट सर। मैं बता देता हूँ आपको, दोबारा से बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आए यही मेरा ध्येय है, यही मेरा एम है पढ़ाने का। आप लोगों को पढ़ाना ही मुझे अच्छा लगता है, या जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाना ही मुझे अच्छा लगता है। बट ये है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, सब लोगों को फैंसी चीज़ें चाहिए, फैंसी जगह चाहिए, फैंसी लोग चाहिए, फैंसी टीचर चाहिए, कंटेंट फैंसी नहीं चाहिए। चलिए ध्यान से दीजिएगा, ये जो इज़ बिलोंगिंग है माय डियर, आपको पता है बिलोंगिंग क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है। अब मैं आपको बता रहा हूँ नॉन एक्शन वर्ब, और नॉन एक्शन वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं हो सकती। नॉन एक्शन वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं हो सकती। तो जब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं हो सकती तो सबसे पहले तो इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म डिलीट करनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूस फॉर्म डिलीट करने के लिए इस भी डिलीट करना पड़ेगा और बिलोंग में से आईएनजी हटाना पड़ेगा और सिर्फ बनाना पड़ेगा बिलोंग। अब क्योंकि कार सिंगुलर है तो एस भी लगाना पड़ेगा। तो दिस कार बिलोंग्स टू मी सिंस 2009 सेंटेंस हो जाएगा ये। अब बिलोंग्स होते ही ये सेंटेंस आपको पता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं तो वो हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन तो अभी भी बैठा हुआ है, टाइम एक्सप्रेशन तो अभी भी बैठा हुआ है। अब ये कहते हैं यदि कोई भी इंडेफिनिट टेंस है और उसके साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो सेंटेंस परफेक्ट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? परफेक्ट में। अब क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो परफेक्ट भी किसका बनेगा माय डियर? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है मेरे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं आता, मेरे साथ तो वर्ब के साथ हैज़ आता है या हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बिलोंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बिलोंग्ड। ठीक है जी। आपने देखा यहाँ पर कार कैसी है? एक है, सिंगुलर है, तो वो कहते हैं सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता, हैज़ आता है, तो सेंटेंस हो जाएगा सिर्फ हैज़ बिलोंग्ड। सेंटेंस हो जाएगा सिर्फ हैज़ बिलोंग्ड। तो दिस कार हैज़ बिलोंग्ड टू मी सिंस 2009, ये इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा कि दिस कार हैज़ बिलोंग टू मी सिंस 2009। होपफुली अब आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, पहले तो इस सेंटेंस को पढ़िए और मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस सेंटेंस में कितने एक्शन हो रहे हैं। एक एक्शन है या दो काम हो रहे हैं? एक काम हो रहा है या दो काम हो रहे हैं? शौकीन, निशत, दारिम। निशत कह रही है दो काम हो रहे हैं। शौकीन आप बताइए कितने काम हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं। ओके, देखिए पहला काम क्या है, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। आपने अगर 9th-10th में क्लास में पढ़ा है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यही सेंटेंस बनाने में आती थी, क्योंकि टीचर जिस तरीके से पढ़ाता था उस तरीके से आपको ना तो तब समझ में आया और आज पढ़ोगे आज भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अब जो हम तरीका यूज़ करते हैं उसमें हम सेंटेंस को पहचान लेते हैं। तो माय डियर, एक का क्या काम हुआ है? एक काम हुआ ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया है। दूसरा, गार्ड ने सिग्नल दिया है। दूसरा, गार्ड ने क्या दिया है? सिग्नल दिया है। गार्ड गेव द सिग्नल। तो दो काम हुए, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा और गार्ड ने सिग्नल दिया। बिफोर का मतलब आपको पता ही है, से पहले होता है। अब देखिए यहाँ पर दो काम हैं, एक तो ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ा और दूसरा गार्ड ने सिग्नल दिया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक काम तो यह है ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, एक काम यह है द गार्ड गेव द सिग्नल। अब मैं इसकी हिंदी बनाऊँ अगर, तो हिंदी बन रही है, गार्ड के सिग्नल देने से पहले ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया। गार्ड के सिग्नल देने से पहले ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया। तो इसका मतलब गार्ड ने सिग्नल कहीं ना कहीं बाद में दिया और ट्रेन ने स्टेशन पहले छोड़ दिया। तो यानी कि इन दो काम में ट्रेन तो पहले चली, यानी कि अर्लियर एक्शन जो है वो ट्रेन का है, और कहीं ना कहीं गार्ड ने सिग्नल ट्रेन के चलने के बाद दिया, तो दैट इज़ आ लेटर एक्शन, यानी कि बाद वाला काम। यानी कि हाँ, पहले ट्रेन चली और गार्ड ने सिग्नल बाद में दिया। तो जब ट्रेन पहले चली तो आपको पता है, क्योंकि दोनों सेंटेंस पास्ट में हैं, ये लेफ्ट दे रखा है और ये गेव, ये लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट और ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, लेफ्ट। तो दोनों जब पास्ट में है, इसका मतलब कार्य कहाँ हुआ? पास्ट में हुआ। और पास्ट में जब दो कार्य हुए हों तो आपको पता है जो अर्लियर एक्शन है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। इफ़ यू डू रिमेंबर, अर्लियर एक्शन बनता है पास्ट परफेक्ट में और जो लेटर एक्शन है, जो बाद वाला एक्शन है, वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेन चलना अर्लियर एक्शन है और सिग्नल देना लेटर एक्शन है। तो लेटर एक्शन में देखिए गेव दे रखा है, इसको तो आप वैसे ही पहचान सकते हो क्योंकि पता है आपको कि गिव की तीन फॉर्म क्या होती हैं? गिव, गेव, गिवन। तो इसमें तो आप पहचान ही सकते हो कि कौन सी फॉर्म है। तो गिव सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये वाला पार्ट तो इसका ठीक है, अब जो अर्लियर एक्शन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिर्फ लेफ्ट लिखा हुआ है। लेफ्ट क्या होती है? लीव की तीन फॉर्म क्या होती हैं? लीव, लेफ्ट और लेफ्ट। सेकंड भी सेम होती है और थर्ड भी सेम होती है। अब यहाँ पर लेफ्ट है, अब आपको पता है कि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई, तो ये भी सेकंड फॉर्म है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो पास्ट परफेक्ट में कहता है सिर्फ लेफ्ट नहीं आएगा, आपको उसके साथ हेड भी लगाना पड़ेगा और फिर थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, हेड लेफ्ट। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर द गार्ड गेव द सिग्नल। बिफोर द गार्ड गेव द सिग्नल। तो ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया गार्ड के सिग्नल देने से पहले। ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया गार्ड के सिग्नल देने से पहले। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट यहाँ से हट जाएगा और ये कहीं ना कहीं किस में जाएगा माय डियर? ये चला जाएगा हेड लेफ्ट में। क्यों चला जाएगा? क्योंकि अर्लियर एक्शन है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। चलिए, थैंक यू, आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। By the time sun rises, we will reach Mumbai. By the time sun rises, we will reach Mumbai. सूर्य उदय होने तक हम मुंबई पहुंच जाएंगे। सूर्य उदय होने तक हम मुंबई पहुंच जाएंगे।
बताइए क्या लग रहा है आपको, सेंटेंस में क्या होना चाहिए? किसी को कोई आइडिया है? देखिए ऑनलाइन क्लास में तो आपको कमेंट करके ही बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हुआ नहीं हूँ। आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट शुड बी डन इन द सेंटेंस नंबर 16 एज पर द रूल्स एंड ग्रामर यू हैव स्टडीड विद मी? मैंने आपको बताया था कि दो टेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट में कार्य आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में, और फ्यूचर परफेक्ट में कार्य के आने वाले समय में पूरा होने की उम्मीद होती है। ठीक है। दूसरा मेजर डिफरेंस, इट इज़ टाइम बाउंड। फ्यूचर परफेक्ट टाइम बाउंड होता है, इसमें कहीं ना कहीं टाइम को बाउंड किया गया होता है। और टाइम बाउंड करने के लिए दो शब्द आते हैं, बाय और बिफोर। जिस भी सेंटेंस में ये बाय और बिफोर आ जाएंगे वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि ये टाइम को बाउंड करता है। अब आप देखिए इसमें लिखा हुआ है बाय द टाइम सन राइजेज, और यहाँ पर बाय का जो मीनिंग होता है टाइम बाउंड करने में वो तक होता है। तो सूरज निकलने तक हम मुंबई पहुँच जाएंगे, यानी कि आप सूरज निकलने तक आप टाइम बाउंड है कि आप मुंबई पहुँच जाएंगे। तो जब टाइम बाउंड हो गया तो आप ध्यान से देखेंगे, बाय द टाइम सन राइजेज, सूरज निकलने तक हम मुंबई पहुँच जाएंगे। तो जब टाइम बाउंड हो गया, बाय या बिफोर लग गया, तो ये कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा सेंटेंस। किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये जो विल रीच है ये रॉन्ग है। इसकी जगह पे फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वी के साथ विल भी लिख सकते हैं और शैल भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें ठीक हैं। वी शैल हैव रीच्ड, वी शैल हैव रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म आएगी रीच्ड, वी शैल हैव रीच्ड मुंबई। तो विल रीच की जगह पे हो जाएगा विल शैल या विल हैव या शैल हैव, जो आपको अच्छा लगे, दोनों करेक्ट होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विल हैव रीच्ड मुंबई, विल हैव रीच्ड मुंबई, बाय द टाइम सन राइजेस वी विल हैव रीच्ड मुंबई, हम सभी मुंबई पहुंच चुके होंगे। तो यानी कि सूरज निकलने तक आप मुंबई पहुंचने का काम ख़त्म कर चुके होंगे, इसीलिए वी विल हैव रीच्ड मुंबई। गुड निशत फातिमा खान, आपने बिल्कुल सही बताया है। शौकीन, वेयर आर यू? यू हैव नॉट बीन रिप्लाइंग, वेदर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस और यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ाते हुए भी दिया था। ही गेव मी द बुक विच ही परचेज फ्रॉम दिल्ली अ मंथ एगो, उसने मुझे वो किताब दी, उसने मुझे वो किताब दी जो उसने दिल्ली से 1 महीने पहले ख़रीदी थी। उसने मुझे वो किताब दी जो उसने दिल्ली से 1 महीने पहले ख़रीदी थी। अब आप मुझे खुद बताइए यहाँ पर वो कितने काम हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये देखो अ मंथ एगो, अ मंथ एगो का मतलब सेंटेंस किस में है? पास्ट में, क्योंकि 1 महीने पहले की बात हो रही है, तो सेंटेंस है पास्ट में। अब आपको देखना है कितने काम हो रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया। अब मैंने देखना है कि माय डियर कितने काम हुए, तो 2 काम हुए। ही गेव मी द बुक, एक तो उसने मुझे किताब दी, एक एक्शन तो ये है। एक क्या है? जो उसने दिल्ली से खरीदी थी 1 महीने पहले, सेकंड एक्शन ये है। अब आप खुद बताइए इन 2 एक्शंस में से पास्ट में हुए हैं, क्या दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं? आपको लग रहा है कि दोनों में कोई टाइम गैप नहीं है? आप कहोगे नहीं सर टाइम गैप है, क्योंकि उसने मुझे किताब दी, और किताब कौन सी थी? जो उसने 1 महीने पहले खरीदी। तो यानी कि गैप कितने दिन का हो गया? 1 महीने का हो गया, क्योंकि उसने मुझे वो किताब दे रहा है और वो किताब कब खरीदी थी उसने? 1 महीने पहले। तो 2 एक्शन है और दोनों में टाइम गैप भी है। और जब भी पास्ट में किसी एक्शन में टाइम गैप होगा तो आपको पता है जो एक्शन पहले होगा, यानी कि जो अर्लियर एक्शन होगा, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और कहीं ना कहीं जो लेटर एक्शन होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब आप मुझे बताइए ये एक एक्शन है, ये सेकंड एक्शन है, इन दोनों में से अर्लियर एक्शन कौन सा है? तो जब तक मैं समझ जाऊं तो मेरे हिसाब से तो उसने मुझे किताब दी, वो किताब जो उसने 1 महीने पहले खरीदी, तो मुझे वो किताब दे रहा है और उसने 1 महीने पहले वो खरीदी थी, तो इसका मतलब खरीदने का काम पहले हुआ होगा, तभी वो मुझे दे सकता है।
तो अर्लियर एक्शन है किताब खरीदना, और लेटर एक्शन क्या है जो उसने मुझे दिया, तो वो है लेटर एक्शन। अब आपको पता है लेटर एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो गिव की सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। अब ही परचेज सेकंड फॉर्म है। अब मुझे अर्लियर एक्शन बनाना होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कहता है मेरे साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि परचेज की थर्ड फॉर्म भी परचेज होती है। तो सिर्फ मैं इसके आगे यहाँ हेड लगा दूँ, ही हैड परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली अ मंथ एगो, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ही हैड परचेज फ्रॉम दिल्ली अ मंथ एगो, इस परचेज के आगे आपको हेड लगाकर इस परचेज को थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो तभी ये पास्ट परफेक्ट में बन पाएगी। निशत कह रही है पास्ट है जो पहले खरीदा पहले सर, बिल्कुल। दिया बाद में, लेटर, बिल्कुल। अर्लियर बुक खरीदी, शौकीन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो दैट इज़ वाई ये कहीं ना कहीं गेव तो करेक्ट है, और हैड परचेज को किस में बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ एन अर्लियर एक्शन। तो माय डियर, आपके पास अभी भी पेजेस हैं, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। कल मुझे फिर आपसे पूछना है। अब आप लोग कल मुझे बताइएगा कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस हुए। उस पेपर को निकाल के या तो अपने किसी रफ में लिख लीजिए कि क्या क्या करना है। जैसे अब 18वां नंबर क्वेश्चन आएगा कल को, तो आप अपनी रफ शीट में लिख लीजिए कि 18वां नंबर वाले क्वेश्चंस में क्या कमी है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, वो लिख लीजिएगा, तभी हो पाएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ पर कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको अगर पता भी है उसमें क्या करना था तो भी आप मुझे नहीं बता पाएंगे। तो उसे लिख के जैसे ही मैं पूछूं तुरंत बता देना कि इसमें ये होगा। उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा आपको क्या बताना है, और हमारा टाइम भी बचेगा। मैं देखिए इतना टाइम ले रहा हूँ, मैं आपको 45 या 50 मिनट्स की क्लास में केवल 6 क्वेश्चंस करा पाया हूँ। अगर मैं चाहता तो 15 मिनट में ये सारे के सारे सवाल सोल्व करा सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ बताना है कि क्या करना है, फिर आप सोचते रहिए। बट नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम टाइम लगे और एवरीथिंग आपको मैं कनेक्ट करा सकूँ जो भी कुछ मैंने आपसे पढ़ाया है। और आप देख भी रहे होंगे दिस इज़ अ 17th क्वेश्चन। मैंने एक भी कोई रेफरेंस आउट ऑफ रूल्स जो मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ाए हैं उसके बाहर से नहीं लिया है। तो इट मीन्स वट एवर आई हैव टोट यू, आई हैव गिवन यू दैन एग्जाम्पल दैट दीज ऑल स्टडीज आर बेनिफिशियल फॉर यू। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं तो सोल्व हो रहे हैं। आप कोई भी बुक, जो भी आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक्स हो जिसमें क्वेश्चंस दे रखे हों एप्लीकेशन ऑफ टेंस के या वर्ब्स के, आप उसमें जाके इनको सोल्व करिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन अब ख़राब नहीं होगा, आप सारी बुक से ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है भाई रूल्स मैंने पढ़ाए और क्वेश्चंस भी मैंने ही बनाए, तो हो सकता है मैं वही क्वेश्चंस बनाऊं जो रूल्स के अकॉर्डिंग हो या जो आपसे हो जाए। तो आप किसी भी बुक से करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा है। तो माय डियर, आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिएगा और कल सोल्व करके आइएगा। कल कोशिश करते हैं इस पेज को ख़त्म कर दें और फिर उसके बाद एक नया कहीं ना कहीं चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। क्या कान लगा के सुन रही थी? कान लगा के सुन रही थी? नहीं, स्मेल आ रही थी इसकी बाहर तक।